हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से आप परीक्षा जंक्शन के माध्यम से आप लोग से जुड़े हैं। और कल की क्लास में जैसा कि हम लोगों ने अर्थक्वेक के ऊपर डिटेल अध्ययन किया था। अर्थक्वेक कैसे आता है, कहाँ आता है, क्यों आता है, किस प्रकार प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अर्थक्वेक के ऊपर को परिभाषित करती है, ये तमाम तरह की चीज़ें पढ़ें। हमने उसमें थोड़ी सी पॉइंट जो है पिछले वीडियो में हमारी नहीं थी, वो पॉइंट को हमने इस वीडियो में थोड़ा सा अंतर हमने डाल दिया है। कमेंट में भी कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स आए थे, जिसके वजह से हमने कुछ चीज़ें आज यहाँ बताएंगे। उसके बाद हम लोग माउंटेन बिल्डिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे माउंटेन का निर्माण कैसे होता है और भारत की कौन कौन सी माउंटेन्स कहाँ पे हैं, किस राज्य में है। ये तमाम तरह की चीज़ें आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों की क्लास में आज हम बता दें, अब हम भूकंप के ऊपर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो भूकंप में देखेंगे कि भूकंप के अंदर जो जहाँ से भूकंप की उत्पन्न होती है, उद्भव होती है, वो एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं। भूकंप जहाँ से उत्पन्न होता है उस एरिया को हम बोलते हैं ईपी सेंटर। याद रखिए, जहाँ से भूकंप का उद्भव होता है उस एरिया का नाम है ईपी सेंटर। ठीक है, ईपी सेंटर जहाँ से भूकंप की तीव्रता जो है विस्फोटित होती है। और यह भूकंप जहां से विस्फोट होता है ठीक 90 डिग्री, याद रखेंगे 90 डिग्री का एंगल पर जो सेंटर बनाता है ऑन द सरफेस, सतह पर जो भूकंप के तरंगे जो है महसूस होती हैं बिल्कुल 90 डिग्री पर, तो इस एरिया को बोलते हैं ईपी सेंटर। याद रखिएगा, यह हमेशा बच्चों में कंफ्यूजन होते रहता है, हमेशा एग्जाम में पूछ देता है भूकंप के केंद्र को क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर भी बोलते हैं या फोकस बोलते हैं। और भूकंप जिस सतह पर, भूकंप के केंद्र से लंबवत दूरी पर जो सतह पर जो भूकंप की तरंगे आती है उनको क्या बोलते हैं, तो उनको हम ईपी सेंटर बोलते हैं। जैसा कि आप लोग, और ये फॉल्ट लाइन तो आप जानते ही हैं, फॉल्ट लाइन क्या होता है हमने बताया ही है, डिटेल में अध्ययन किया है। आज हम लोग फिर इसके ऊपर अध्ययन करेंगे किस प्रकार फोल्डिंग माउंटेन और फॉल्टिंग माउंटेन बनते हैं। आज हम उसको अध्ययन करेंगे। ये आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखने हैं। आज हम लोग दूसरी चीज़, एक और बात बता दें आप लोगों को, ये हमेशा कन्फ्यूजन आता है बच्चों में कि रिएक्टर स्केल और मार्कोली स्केल में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जो है रिएक्टर स्केल एंड मार्कोली स्केल। रिएक्टर स्केल जो है, याद रखिए हमने डिटेल यहाँ पर बड़े अक्षरों में लिख रखा है, इस चीज को याद कर लीजिए। ये हमेशा क्वेश्चन में आता है, बच्चे हमेशा गलती करके आते हैं। रिएक्टर स्केल से क्या मापते हैं, रिएक्टर स्केल से भूकंप का मैग्नीट्यूड मापते हैं, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड, यानी कितनी मैग्नीट्यूड, तीव्रता उसकी क्या थी, परिणाम मैग्नीट्यूड। अब जैसे देखिए, ये जो 1.0 अगर मैग्नीट्यूड है तो वो बहुत ही छोटा, बहुत ही कम मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक है। ये अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी है, यह हम आपको बताए हैं। फ्रीक्वेंसी दो तरह की होती है, पिछले क्लास में बताए हैं, आप लोगों को कमेंट में बताना है। एक फ्रीक्वेंसी जो है वर्टिकल हॉरिजेंटली जाती है और एक जो है फ्रीक्वेंसी वर्टिकली जाती है। वर्टिकली को क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटली को क्या बोलते हैं, तमाम तरह की चीज़ आप लोग याद रखिएगा। एक को ट्रांसवर्स बोलते हैं, एक को ट्रांसिस बोलते हैं। साउंड वेव को लाइट वेव की तरह भी इस्तेमाल हो, ये जो सेकेंडरी वेव है उसको भी हमने अध्ययन किया था, प्राइमरी वेव्स, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद 2.0 ये भूकंप के स्केल है। फिर 3.0 मैग्नीट्यूड, 4.0, 3.0 मैग्नीट्यूड के भूकंप आते हैं तो माइनर, हल्का सा, जैसे जो है पॉट पे गमला वगैरह रखे होते तो हल्का सा कंपन होता है 3.0 में, हल्का सा में। बहुत ही जो सेंसिटिव लोग होते हैं उनको ही फील होता है, बाकी लोगों को इसके बारे में कोई फील नहीं होता है। इसके बाद 5.5 और 4.5। 4.0 जो है ये लाइट है, ये उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन हल्का होता है। 5.5 के ऊपर जो भूकंप आते हैं, 5.5 से लेकर के 6.5 तक, ये जो भूकंप का जो पैमाना है, याद रखेंगे ये लाइट से मॉडरेट की तरफ जा रहा है। यानी अब जो भूकंप आता है तो हमें महसूस होता है हमारे घर के दरवाजे हिलने लगते हैं, घर के जो दीवारें हैं वो हमें कंपन करते हुए महसूस होते हैं, जो पंखा होता है, पंखा जो है हिलते हुए महसूस होते हैं, ट्यूबलाइट हिलते हैं। ये तमाम तरह की घटनाएं जब हमें देखने को मिलती है तो हम समझ जाते हैं कि भूकंप की तीव्रता 5 से अधिक है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि जब आपके घर के दरवाजे और पंखे हिल रहे होते हैं तो भूकंप की तीव्रता कितनी होती है, तो हम लोग याद रखेंगे 5 से 6 के बीच होती है। ये याद रखना है। जब केवल हमें फील होता है हल्का सा कि भूकंप हुआ लेकिन कुछ हिल नहीं रहा होता है, एकदम हल्की सी, तो वो 1 पॉइंट माइनर। जब हल्की सी भूकंप के झटके लगते हैं, हल्का सा में हिलता वो महसूस होता है, तो वो 3.0 तक जाता है। इसके बाद जो भूकंप का मैग्नीट्यूड होता है वो स्ट्रॉन्ग की ओर जा रहा है,
और उसके बाद तो और भी ज़्यादा खतरनाक होता चला जाएगा। 7.0 जो स्ट्रॉन्ग जो है अर्थक्वेक है, उसके बाद 8.0 बहुत ज़्यादा खतरनाक अर्थक्वेक है। 7.1 में क्या होता है कि घर में दरारें आने लगते हैं, ये देख रहे हैं क्रैक कर रहा है ये तमाम तरह की ये दरारें। और जैसे ही यह 7.0 से 8.0 पहुंचता है, घर जो है गिरना शुरू हो जाता है। और 8 से 9.0 तक ये जो है ये रेंज आप लोग याद रखेंगे, ये रेंज में बिल्डिंग वगैरह गिरना शुरू हो जाते हैं, लैंडस्लाइड आने लगता है, साल तमाम तरह की घटनाएं इस रेंज में होती है। और लास्ट में जो 10 का मतलब तो खत्म, फिर पृथ्वी पर किसी का अस्तित्व नहीं रहेगा। जहां 10.0 का भूकंप आ गया, समझ लीजिए वहां पर कुछ भी नहीं है। और याद रखिए भूकंप की जो तीव्रता आती है वो एक झटके में आ जाना है, और वो टाइम अगर ज़्यादा टाइम के लिए आ रहा है तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भूकंप की तीव्रता ज़्यादा है लेकिन कम सेकंड के लिए, और तीव्रता कम है लेकिन ज़्यादा सेकंड के लिए है, तो ज़्यादा डेंजरस कौन है? जिसका समय सीमा ज़्यादा हो वो डेंजरस होगा। तो ये याद रखेंगे। यानी कि जो रिएक्टर स्केल होता है उससे हम लोग भूकंप का मैग्नीट्यूड मापते हैं, इसको रिएक्टर स्केल बोलते हैं। और ये वाला है मार्कली स्केल। मार्कली स्केल से हम लोग भूकंप की क्या डैमेज होता है, भूकंप से जो डैमेज हुआ है, जो क्षति हुई है, यानी जो उसकी इंटीग्रिटी थी, इंटेंसिटी थी, यानी उसकी तीव्रता को मेजर करते हैं कि इसमें क्या, अगर भूकंप हमें फील नहीं हो रहा, हमें कुछ भी नहीं महसूस हुआ, भूकंप के झटके आए, जो है रिएक्टर स्केल पर तो दिखाया कि भूकंप आया है, लेकिन हमें कुछ फील नहीं हुआ, कुछ भी डैमेज नहीं हुआ, तो मार्कोली स्केल जो है नो फॉल्ट, नॉट फॉल्ट। लेकिन जैसे ही हम लोग वीक में आ जाते हैं, थोड़ा सा कमजोर भूकंप आता है, तो इसमें क्या होता है, फ्लोर्स वगैरह ऑन अपर फ्लोर्स ऑफ बिल्डिंग्स एट रेस्ट स्पेशली फेल्ट, हल्का सा हमें महसूस होता है कि जो है जमीन कांप रही है, धरती हिल रही है। फिर इसके ऊपर हम लोग वीक जोन में आते हैं, इसके थर्ड में हमें फील्ट होता है, थोड़ा सा महसूस होता है, सबसे लाइट, उसके बाद सबसे मॉडरेट, 5 नंबर में मॉडरेट आता है। मॉडरेट आने का मतलब है कि दीवार वाल जो क्लॉक वगैरह हिलने लगते हैं, तमाम तरह की चीज़ें घटनाएं घटती हैं। तो ये हमारा दो तरह के, याद रखिएगा, जो रिएक्टर स्केल है, रिएक्टर स्केल, इससे हम लोग मापते हैं मैग्नीट्यूड, और मार्कोली स्केल से हम लोग मापते हैं इंटेंसिटी। रिएक्टर स्केल कितना होता है, 1 to 10 तक है, 12 तक भी देता है। मार्कोली स्केल 1 to 9 तक हो, ये याद रखिएगा। ये तमाम तरह की चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो है भूकंप, हमने जोन भी बता दिया था, भारत में कौन कौन से जोन है, तमाम तरह की चीज़ें हमारी वीडियो में आ चुकी है। आज हम लोग बात करेंगे माउंटेन बिल्डिंग पर। माउंटेन बनते कैसे हैं, माउंटेन बिल्डिंग के ऊपर अध्ययन करते हैं। देखिए आप लोगों ने दो तरह की माउंटेन्स पढ़े हैं, एक होता है फोल्ड माउंटेन और एक फॉल्ट माउंटेन, और ये वॉल्केनिक माउंटेन और अपवर्ड माउंटेन। हम दो माउंटेन के बारे में डिटेल अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले फोल्ड माउंटेन क्या होता है, फोल्ड माउंटेन क्या होता है, कैसे होता है, याद रखिए। फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन में क्या होता है कि जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट या कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट, कौन कौन से प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लस ओशियनिक, या कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब आपस में कन्वर्ज करते हैं, क्या करते हैं, कन्वर्ज, याद रखिएगा, कन्वर्ज करना, आपस में मिलते हैं, यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल या ओशियनिक प्लेट आपस में जब एक दूसरे से वो कन्वर्ज करते हैं, तो जो प्लेट ज़्यादा डेंसर होता है वो नीचे की तरफ सबडक्ट होता है, और जो लाइटर होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो ये दोनों सबडक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे ऐसे, इस तरीके का इमेज बनता है, और ये वाला जो है सबडक्ट कर जाएगा, ये वाला, ये बन जाएगा, ये वाला जोन ऑफ सबडक्शन हो गया, हमने आपको बताया था ये जोन ऑफ सबडक्शन है। और ये या अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये जो है इस तरीके से ये ऊपर की तरफ जाएंगे और ये नीचे की तरफ, तो एक इस तरीके की दरार आएगी, फोल्डिंग आएगा। जब दो प्लेट आपस में ऐसे बनाते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि ये दो प्लेट है, मान लीजिए, और ये दो प्लेट आपस में आ रहे हैं, तो ये ऐसे बनाएंगे, ऑटोमेटिकली ये ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होंगे, तो ये फोल्डिंग माउंटेन है।
फोल्डिंग माउंटेन में हमेशा याद रखेंगे किसी तरीके का क्रैक नहीं होता, ये याद रखना। फोल्डिंग माउंटेन में क्रैक नहीं होता है, यानी कि एक रेंज में माउंटेन का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, इनको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, याद रखना। फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल की बात करें, फोल्ड माउंटेन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है हिमालय। हिमालय जो है फोल्ड माउंटेन है। ये क्वेश्चन पूछ देता है फोल्ड माउंटेन कौन सा है, हिमालय है, एंडीज है, रॉकी है, ये सब हमारे जो फोल्ड माउंटेन है। अरावली, क्वेश्चन पूछ, अरावली कौन सा माउंटेन, अरावली भी फोल्ड माउंटेन ऑफ कोर्स, अरावली फोल्ड माउंटेन है। अरावली, अपलेशियन, ये तमाम तरह के माउंटेन जो हैं वो फोल्ड माउंटेन है, फाल्ट नहीं है, याद रखिएगा। ये सब माउंटेन हमने एक लिस्ट भी आप लोगों को पीडीएफ में मैंने प्रोवाइड करा दिया है, कौन कौन से माउंटेन फोल्ड माउंटेन है, कौन से फॉल्ट माउंटेन। तो फोल्ड माउंटेन ऐसे बनते हैं, याद रखना है, फोल्ड माउंटेन में ऐसे चीज़ें होती हैं। अगर हम आपको इमेज की दिखाएं तो इमेज देखिए, ये है फोल्ड माउंटेन, ये क्या हो रहा है देख रहे हैं, और ये माउंटेन ये देख रहे हैं बन रहे हैं। और माउंटेन, ये ऊपर वाले भाग को तो माउंटेन बोलते हैं, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को बोलते हैं वैली, रिफ्ट वैली, याद रखिएगा। ये वाले भाग को रिफ्ट वैली, जो डाउन फॉल वाला एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्ट वैली। ये चीज याद रखना है फोल्ड माउंटेन। सेकेंड बात करें हम लोग फॉल्ट माउंटेन। फॉल्ट माउंटेन क्या होता है, फॉल्ट माउंटेन देखेंगे, अब देखिए फॉल्ट माउंटेन क्या होता है। फॉल्ट माउंटेन में हम लोग देख रहे हैं, फॉल्ट माउंटेन, फॉल्ट का मतलब होता है क्रैक, फॉल्ट मतलब होता है क्रैक, दरार। माउंटेन के बीच क्रैक कब आएगा, जब दो माउंटेन प्लेट्स, जब दो कॉन्टिनेंटल या कॉन्टिनेंटल ओशियानिक, जब दो प्लेट एक दूसरे से पीछे होते, ठीक है, जब दो प्लेट एक दूसरे से डाइवर्ज करते हैं तो बीच में जो है टेंशन लगता है और ये वाला एरिया क्रैक करेगा। जैसे मान लो कि ये है बड़ा सा एरिया हमने बना दिया और ये दोनों तरफ से खींच रहे हैं, ठीक है, खींचते वक्त क्या होगा, ये ऐसे बना देगा आकृति, ये और ये वाला पार्ट ये बन जाएगा, ये आपका बन गया, बीच में दबाव आ गया। तो इस तरीके के जो माउंटेन बनते हैं, ये देखिएगा हमेशा इस माउंटेन्स में आपको हमेशा एक चीज देखने को मिलेगा कि यहाँ पर फ्लैट सरफेस मिलता है। ये जो सरफेस होता है ये आपका फ्लैट होता है, ये फ्लैट, ये वाला जो एरिया है ये फ्लैट मिलेगा। और ये रिफ्ट वैली, ये भी फ्लैट होते हैं। बाद में रिवर्स वगैरह आते हैं तो इसको जो है वेदरिंग कर देते हैं, इसके ऊपर जो है कवर कर देते हैं, मिट्टी वगैरह डालते हैं, तो ये धीरे धीरे दबते चला जाता है। और जैसे जैसे ये अंदर की तरफ दबेगा, सबडक्ट होगा, ये वाला पार्ट अपने आप ऑटोमेटिक अपलिफ्ट होगा। तो ये रिफ्ट वैली भी बनाते, ये वाला रिफ्ट वैली है, रिफ्ट वैली। और ये जो पार्ट उठ गया ये माउंटेन्स बन गए। अब माउंटेन्स वाला पार्ट जो उठ गया है, याद रखिएगा ये फ्लैट सरफेस होगा, ये हमेशा फ्लैट रहेगा, ये ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होता है। और ये आप लोगों इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, अब अगर मध्य प्रदेश में जाइए, भारत के जो जितने भी मिडिल और साउथ इंडिया में जाएंगे आप लोग, तो वहाँ आप लोग इस तरीके के माउंटेन देखें। आप तिरुमला तिरुपति आप गए होंगे कभी, तो तिरुपति पूरा का पूरा शहर एक माउंटेन के ऊपर बसा हुआ है। आप उस जाएंगे माउंटेन पर तो माउंटेन क्या है, फ्लैट सरफेस है, फ्लैट, याद रखें। इसको नॉर्मल फॉल्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। फॉल्ट माउंटेन दो प्रकार के होते हैं, ये जो फॉल्ट है इसको नॉर्मल फॉल्ट बोलेंगे, नॉर्मल फॉल्ट। और एक और फॉल्ट होता है, याद रखिए, जब याद रखेंगे कि जब कॉन्टिनेंटल प्लेट या ओशियनिक प्लेट पर कन्वर्जेंट फोर्स लगता है, यहां डाइवर्जेंट फोर्स नहीं, कन्वर्जेंट फोर्स के कारण इसमें क्रैक उत्पन्न होता है। क्या होता है, क्रैक, ठीक है। ऐसे तो होना नहीं चाहिए लेकिन क्रैक होता है, और क्रैक होने के वजह से ये क्या होते हैं, बीच का भाग नीचे की तरफ सबडक्ट हो जाता है और ऊपर वाला भाग ये हो जाता है, ये बन जाता है। तो क्रैक, लेकिन ये क्रैक हुआ है डाइवर्जन के वजह से नहीं,
ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा, या सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा है, इस वजह से हुआ है। इसीलिए इसका नाम पड़ता है रिवर्स फोर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट भी इसको बोलते हैं। रिवर्स फॉल्ट के बहुत सारे एग्जांपल हैं भारत में, तुम्हारा विंध्याचल रेंज, सतपुरा रेंज, ये तमाम तरह की चीज़ें। इसका सबसे बड़ा मेरिट आपको देखने को मिलेगा कि ये जो खंड होता है ये ऊपर होता है, उड़ जाता है ऑटोमेटिक, और ये ऊपर उठ जाने की वजह से अगर हम यहाँ मैप बनाएं, ये ऊपर उठ जाने की वजह से यहाँ से जो रिवर्स आती हैं वो एक धारा बना करके नीचे गिरती हैं। तो इस एरिया में आपको सबसे ज़्यादा देखेंगे वाटरफॉल देखने को मिलता है, बड़े बड़े झरने। आपको इधर नहीं मिलेंगे, नॉर्थ इंडिया में जहाँ पर जो फोल्डिंग माउंटेन है वहाँ पर आपको बड़े बड़े वाटरफॉल नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको वाटरफॉल मिलेंगे। सबसे बड़ा वाटरफॉल जो पहले था, अब तो चेंज हो गया, अब तो कुंचिकल हो गया है। पहले था जो है नर्मदा नदी पर जो गया गोरसप्पा वाटरफॉल। तो ये याद रखना, जोग वाटरफॉल कहाँ है? नर्मदा नदी पर है, याद है ना। नर्मदा नदी क्या बनाती है? रिफ्ट वैली बनाती है। ये तमाम तरह की चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। एग्जाम अब आपका नज़दीक आ रहा है, कोई भी कमी नहीं छोड़नी है, हमें तमाम तरह की चीज़ें ध्यान रखनी। अब आगे देखते हैं। तो दो तरह के माउंटेन हमने समझ में आया। एक माउंटेन होते हैं अपवर्ड मोमेंट्स, अपवर्ड मोमेंट होता है। अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ उठना। अपवर्ड मोमेंट कैसे होता है? देखिए, जैसे अभी हम आपको फॉल्ट बता रहे थे, ये रिवर्स फॉल्ट, इसमें भी होता है। क्या होता है कि जब एक बड़ा सा माउंटेन एरिया ध्यान देंगे पर दबाव पड़ता है, तो जरूरी नहीं कि नीचे की तरफ दस, ये ऊपर भी जा सकता है अपवर्ड की डायरेक्शन में। अब अपवर्ड डायरेक्शन में ये जब मूव करेगा तो ये क्या बनाएगा? अगर हम आपको दिखाएं, ध्यान से देखेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में, अब जैसे ये बड़ा सा फॉल्ट है, मान लीजिए माउंटेन है, अब यहाँ पर दोनों तरीके से कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये बनाएगा, ये बीच वाला भाग उड़ जाएगा, साइड वाला भाग नीचे ही रहेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट उड़ गया, ये हो गया, ये वाला पार्ट ऊपर उड़ गया और साइड वाला पीछे अपलिफ्ट। इससे क्या हो गया? ये एक माउंटेन हो गया और ये क्या हो गया? रिफ्ट वैली हो गया। ये भी होता है। अब ये माउंटेन वाला पार्ट उठ गया तो ये रिवर्स क्या करते हैं, या तो यहाँ से जो तोड़ करके भी बहना शुरू कर देते हैं, या अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं। जो यहाँ रिवर, अब जैसे देखिएगा, हम आपको बता दें कि विंध्याचल रेंज में एक माउंटेन है जिसका नाम है अमरकंटक पीक। अमरकंटक से दो रिवर निकलती हैं, नर्मदा और सोन रिवर। नर्मदा रिवर जो है कहाँ चली जाती है? वो आपका बिहार में पटना में आकर के गंगा से मिलती है। और इधर ये सोन नदी बिहार में आकर पटना से मिलती है। नर्मदा कहाँ आती है? नर्मदा आपका वेस्ट वर्ड डायरेक्शन मूव करती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। क्यों होता है? क्योंकि अपलिफ्ट हुआ है पार्ट, ये वाला पार्ट अपलिफ्ट हुआ है, इस वजह से हुआ है। तो ये एक माउंटेन है अपलिफ्टमेंट, और एक वोल्केनिक इरप्शन से भी। तो वोल्केनिक माउंटेन तो आपको बताई हैं, इग्नियस रॉक्स बनते हैं। वोल्केनिक माउंटेन दो तरह की का होता है, एक और ध्यान दीजिए। वोल्केनिक माउंटेन कौन कौन होते हैं? दो तरीके के वोल्केनिक माउंटेन होते हैं, देख लीजिए। वोल्केनिक माउंटेन में दो तरह का होता है, एक एसिडिक माउंटेन होता है, एक एसिडिक माउंटेन और एक बेसिक माउंटेन। एसिडिक माउंटेन क्या होता है? एसिडिक और एक बेसिक। एसिडिक माउंटेन में क्या होता है कि जब कभी लावा निकलता है, मान लो कि धरती के अंदर के चैम्बर से जब कभी लावा बाहर निकलता है और यह लावा जो है तेजी से जो है अपलिफ्ट होने लगता है, ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, तो ये एसिडिक हो जाता है और ये ऊंचाई में माउंटेन बनाता है। बेसिक में क्या होता है? ये बहुत धीरे धीरे, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती थी, ये धीरे धीरे जो है ठंडा होता है, इस वजह से ये इस तरीके का माउंटेन बनाता है। दो अलग अलग माउंटेन वोल्केनिक इरप्शन से बनते हैं, ये दोनों ठंडा होकर के ही बनते हैं। ये माउंटेन्स के प्रकार हैं। इस प्रकार हमने माउंटेन्स के टाइप्स पढ़ लिए। अब हम लोग इंडिया में मेजर माउंटेन्स के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं कि भारत में कौन कौन से माउंटेन्स कहाँ हैं और उसका निर्माण किस तरीके से हुआ है,
आप भी बताएंगे, हम भी बताएंगे। अब ध्यान देते हैं, चलिए आ जाइए। ये है इंडिया और ये इंडिया के माउंटेन्स हैं। अब हम लोग इंडिया के माउंटेन्स के ऊपर डिटेल अध्ययन करने। देखिए इंडिया का जो माउंटेन रेंज है, ये पूरा का पूरा रेंज आप लोग, ये पामीर नॉट इसको बोला जाता है, याद रखना है। पामीर नॉट तिब्बतन प्लेट्यूज जो है, याद रखिए, विश्व का एक ऐसा एकमात्र ऐसा प्लेट्यू है जिसकी हाइट 4000 मीटर है। क्यों है हाइट? कभी सोचे कि इसकी 4000 मीटर हाइट क्यों गया? सोच सकते हैं आप? बताइए, कमेंट में बताइएगा जरूर। ऐसे मैं आपको बता देता हूं कारण क्या है कि जो इंडियन प्लेट है यूरेशियन प्लेट से लगातार ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर रहा है, दबाव दे रहा है। यूरेशियन प्लेट में लगातार जाकर के ये कन्वर्ज कर रहा है, इस वजह से यूरेशियन प्लेट अपलिफ्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो यूरेशियन प्लेट में जो हमारा पामीर नॉट है ये ऊपर की तरफ उठ गया है, इसीलिए इसकी हाइट ज्यादा है। और यहां एक और चीज ध्यान देना है आपको। अब यह पामीर नॉट है, यहां से एक रेंज निकल रही है, इसका नाम है हिंदकुश। इधर आपका जो है सुलेमान माउंटेन है, ये वाला आपका माउंटेन जो नेपाल में माउंटेन आपका जाता है, ब्लैक कलर से हम आपको दर्शा दें। यहाँ पर एक माउंटेन है, ये है सुलेमान माउंटेन है, सुलेमान याद रखिएगा आप लोग नाम। ये आपका पामीर नॉट, ये हमारा ये काराकोरम रेंज है, ये पूरा का पूरा रेंज जो है ये काराकोरम रेंज है। अब ये काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी है K2। याद रखिएगा हिमालय के निर्माण से पहले काराकोरम रेंज का निर्माण हुआ। सबसे पहला रेंज कौन बना था? जब इंडिया यूरेशियन प्लेट से टकराया था तो काराकोरम रेंज। हमेशा क्वेश्चन पूछता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम रेंज में है। कौन है? K2 रेंज। क्वेश्चन पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज, इनमें से किस रेंज में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है? ऑप्शन में काराकोरम, हिमालय और पामीर नॉट भी दे देगा, और भी आपका हिंदकुश दे दिया। आप क्या बात, हिमालय क्या? तो यहां याद रखेंगे हिमालय से पहले बन चुका है काराकोरम रेंज। तो काराकोरम रेंज में हिमालय की सबसे ऊंची, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। ठीक है, कंप्लीट। K2 का हाइट आपको मालूम है 8644 मीटर इसका हाइट है, याद रखना है। इसके ऊपर ये वाला जो रेंज है ये कुनलुन रेंज है, ये रेंज कुनलुन रेंज, कुनलुन श्रेणी। कुनलुन के ठीक नीचे काराकोरम है, ये याद रखना है। कुनलुन, काराकोरम, उसके बाद रेंज है, उसके बाद हिमालय का रेंज शुरू होता है। और हिमालय का जो फर्स्ट रेंज है जास्कर है, लद्दाख है, पीरपंजाल है। ये 3 लगातार रेंजेज हैं हिमालय के। और ये ट्रांस हिमालय, ये तीनों का तीनों ट्रांस हिमालय का पार्ट। इधर वाला जो साइड है ये कैलाश रेंज है, कैलाश मानसरोवर रेंज। उसके बाद ये बड़ा वाला एरिया ये मध्य हिमालय या ग्लेशियर हिमालय भी इसका नाम से जाना जाता है, ये लेसर हिमालय है। और इसके नीचे आता है ये शिवालिक हिमालय, ये छोटे छोटे, ये शिवालिक वाला पार्ट है। यहाँ एक और हम बना देते हैं छोटा छोटा, आपको एक बीच में बना देते हैं तो समझ में आएगा। ये आपका हो गया शिवालिक रेंज, ये शिवालिक है, इसके ऊपर मध्य हिमालय, लेसर हिमालय, मध्य हिमालय। ये हिमालय की सबसे लंबी जो है श्रृंखला ये है, जिसकी 2500 किलोमीटर है भारत में। और ये अगर म्यांमार तक जाता है, ये ऐसे जाता है पूरा, ये पूरा का पूरा श्रेणी ये म्यांमार तक जाता है। तो म्यांमार तक जाता है तो 3800 किलोमीटर। हिमालय की कुल लंबाई 3800 किलोमीटर है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ कहाँ हैं? नेपाल में है, बड़ी बड़ी चोटियाँ नेपाल में। नेपाल में हिमालय क्या विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो हिमालय पर स्थित है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो आपको दिया हुआ है, जो नेपाल में है। नेपाल में कौन कौन से? मैकालू है, धौलागिरी है, नंदा देवी जो है आपका उत्तराखंड में पड़ता है, याद रखिए। नंदा देवी फूलों की घाटी भी है, उत्तराखंड में है। कैलाश रेंज तो आपको मालूम ही है। और ये जो कंचनजंगा है, जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की हिमालय में सबसे ऊंची चोटी, यानी भारत की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, अगर यह क्वेश्चन आता है तो आप लोग बेझिझक इसमें आंसर लगाएंगे कंचनजंगा। इसमें ये नहीं सोचना K2 ऑप्शन में देगा ही देगा, लेकिन आंसर लगाएंगे कंचनजंगा। अब याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बोलते हैं कोलोलुंगमा, और इसको तिब्बत में K15 के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिए।
हिमालय के दो अलग अलग नाम हैं, ये याद रखना। K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। अब इधर से अब अगर हम नीचे आ जाएं, ये शिवालिक रेंज है आपका, और भविष्य में ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये और ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हुआ तो एक और रेंज बनेगा हिमालय का, क्योंकि शिवालिक अभी नवीन रेंज है। अब थोड़ा सा और अगर अपलिफ्ट हुआ तो एक और यहाँ पर फोल्ड माउंटेन बनने की उम्मीद है, हिमालय की एक और रेंज हमें देखने को मिलेगा, हो सकता है। यहाँ पर 3 रेंजेज है, गारो, खासी, जयंतिया, जो मेघालय की पहाड़ियाँ है। याद रखिएगा, हम जब पढ़ाएंगे आप लोगों को मानसून तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है। ये 3 माउंटेन रेंज, ये 3 माउंटेन्स हैं जो कहाँ हैं, मेघालय में है। यहाँ पटकाई बूम नागालैंड में, क्वेश्चन पूछता है पटकाई बूम कहाँ है, नागालैंड, नागा हिल्स नागालैंड में। ये दोनों माउंटेन्स याद रखना है। ये लुसाई हिल्स, लुसाई हिल्स कहाँ है आपका, लुसाई हिल्स बॉर्डर पर पड़ता है, मणिपुर और मिजोरम के बॉर्डर पर पड़ता है लुसाई हिल। ये आपका पड़ता है नागालैंड, नागालैंड, ये मिजोरम मणिपुर के बॉर्डर पर पड़ता है। याद रखें, दोनों में से कोई ऑप्शन आएगा बेझिझक आंसर लगेगा। भारत क्या विश्व की सबसे पुरानी माउंटेन श्रृंखला अरावली रेंज ये है। अरावली रेंज कहां से कहां तक है, क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए पूछ दे अरावली रेंज कहां से है, गुजरात के कुछ पार्ट से लेकर के राजस्थान और दिल्ली का भी कुछ एरिया टच करता है, पूरा का पूरा डेजर्ट, ये तीनों एरिया मेनली जो है अरावली रेंज हमारा राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये राजस्थान। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, ये गुरु शिखर है, इसकी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, गुरु शिखर जो है माउंट आबू पहाड़ी वहां पर स्थित है। उसके ठीक नीचे मालवा प्लेट्यूज है। याद रखना, प्लेट्यूज क्या होता है, माउंटेन्स और प्लेट्यूज के बीच क्या अंतर है, समझेंगे ध्यान से। माउंटेन्स की ऐसे नॉर्मली जो है हाइट के ऊपर है, 1000 मीटर से एबव हाइट वाले जो भी स्थलाकृति होगी उसको माउंटेन्स बोलेंगे। और याद रखिए 1000 से कम और 600 मीटर से अधिक जो भी स्थलाकृति होंगी इसको माउंटेन्स बोलेंगे, और इसको बोलेंगे प्लेट्यूज। ये लिख लीजिए, इसको प्लेट्यूज बोलेंगे, इसको माउंटेन्स बोलेंगे। अब हम लोग इधर की तरफ आते हैं, ये हमारा वेस्टर्न घाट से पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। एक एक माउंटेन के बारे में अध्ययन करते हैं। ये मालवा प्लेट्यू हो गया आपका, ये कैमूर की पहाड़ी हो गई, कैमूर की पहाड़ी बिहार में, याद रखिएगा बिहार में इसके नाम पर डिस्ट्रिक्ट भी है, अभी आने ही वाला है बीपीएससी का एग्जाम, एकदम हमेशा ये ध्यान रखिएगा, कैमूर की पहाड़ी। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड में पड़ता है, राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड और बिहार बॉर्डर टच करता है, याद रखना है। ये मलयगिरी उड़ीसा में है, महेंद्रगिरी माउंटेन जो ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है, पिक, सबसे हाईएस्ट पिक ऑफ द ईस्टर्न घाट महेंद्रगिरी, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद है आराकोंडा, इसके नीचे है आराकोंडा, उसके नीचे आपके छोटे छोटे पहाड़ियाँ है, नलामलाई जो है, वेनुकोंडा, पालकोंडा, नागरी हिल्स, जावेदी हिल्स, ये सब नागरी जावेदी, ये सिवाई हिल्स पूछता है क्वेश्चन में, याद रखिएगा। सिवाई हिल्स और पंचमरी हिल्स, ये दोनों के बारे में आप लोग याद, पंचमरी जो है नेशनल पार्क भी है, याद रखना है। पंचमरी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। सबसे नीचे है अगस्त मलाई, याद रखिए पहाड़ी, उसके ऊपर कार्डेमम, उसके ऊपर अनाईमुदी, उसके ऊपर अनामलाई, उसके ऊपर नीलगिरी। ये सीक्वेंस याद रखना है, ये सीक्वेंस कभी कभी सजाने में दे देता है, याद रखिए 1 2 3 4 5, ये सीक्वेंस हमेशा याद रखिएगा। सबसे ऊपर है नीलगिरी, उसके बाद अनामुलाई की ही चोटी है, पिक है, हाईएस्ट पिक है अनाईमुदी, जो ठीक उसके नीचे है। देखिए एकदम ध्यान से एक एक लोकेशन अपने दिमाग में छाप लीजिए। उसके नीचे कार्डेमम हिल्स है, इलायची की पहाड़ी जो केरल में स्थित है, अगस्त्यमलाई सबसे नीचे है, सबसे नीचे जो साउथ की माउंटेन है अगस्त्यमलाई, ये याद रखना है। इसके ऊपर है डोडा बेटा, डोडा बेटा क्या है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना है डोडा बेटा। नीलगिरी जो माउंटेन्स हैं ये देख रहे हैं आप, ध्यान से देखेंगे, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट एक दूसरे को दाबे हुए, तो नीलगिरी की जो माउंटेन है वो किस तरीके से बना है ये आप लोग कमेंट में करेंगे, ये तो हम नहीं बताएंगे। अब ये बात याद रखें, ये आपको कमेंट में हम चाहते हैं कि आप इसका कमेंट करें, नीलगिरी की माउंटेन, चूंकि दोनों तरफ से जो है ये दबी हुई हैं,
तो दबी हुई हैं, तो क्या इसमें अभी फॉल्ट आया है या फोल्ड माउंटेन है, ये आपको बात, ये हमेशा क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी आप लोगों को दिक्कत भी होता है। ये है महाबलेश्वर पिक वेस्टर्न घाट की, उसके ऊपर जो है हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र हिल्स के बारे में क्वेश्चन पूछता है। हरिश्चंद्र हिल्स कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ये क्वेश्चन पूछा हरिश्चंद्र हिल्स की चोटी कहाँ है। फिर सतमाला, सतमाला रेंज यहाँ है, सतपुरा रेंज ये वाला जो पूरा का पूरा माउंटेन है ये सतपुरा रेंज है, इसके ऊपर विंध्याचल रेंज, विंध्याचल रेंज पूरा का पूरा एमपी में पड़ता है। और अजंता रेंज यहाँ लिखा है वो पूरा का पूरा महाराष्ट्र में पड़ता है। और सतपुरा रेंज बॉर्डर पर पड़ता है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर सतपुरा रेंज पड़ता है। इन्हीं के बीच से जो है एक रिवर निकलती है, नर्मदा रिवर, जो आपको बताए थे, और जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। और इन दोनों के बीच निकलती है तापी रिवर। ये दोनों का नाम याद रखना है। ये महादेव हिल्स है, ये याद रखना है यहाँ। अब यहाँ बीच में देखते हैं कौन कौन सी पहाड़ी है। बीच में ये है, ये आपका महादेव हिल्स है। महादेव हिल्स याद रखिएगा, महाराष्ट्र और उड़ीसा बीच में पड़ता है। ये मैकाले रेंज, महादेव के ठीक ऊपर मैकाले है, उसके ठीक नीचे अजंता। ये महाराष्ट्र का प्लेट्यूज है, और इसके नीचे तेलंगाना प्लेट्यूज। ये कृष्णा रिवर है जो इधर फ्लो कर रही है। ये तमाम तरह के माउंटेन्स है। ये नेपाल हमने आपको बता दिया। ये भारत के पूरा माउंटेन्स हम लोगों ने आज डिस्कस किया। इसमें जो जो माउंटेन्स है आपका लोकेशन याद रखना है। ये माउंट गिरी है, माउंट गिरी, ये जो माउंटेन जो बने हैं ये याद रखिएगा, ये जगह जगह पर क्रैक है, ये फॉल्ट माउंटेन है। क्वेश्चन पूछ देता है कि विंध्याचल रेंज कौन सी माउंटेन रेंज में आती है, तो फॉल्ट माउंटेन रेंज में आती है। और ये सतपुरा भी फॉल्ट में आता है, लेकिन ये सारे जो हैं फोल्ड माउंटेन। यहाँ ये क्या है, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट क्या है, ऐसा ये माना जाता है, या ज्योग्राफी में ऐसा चीज़ें हैं कि जब ये ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो रहा था तो ये वाला पार्ट इसका नीचे की तरफ सबडक्ट हुआ है, ऐसे था। हमारा जो इंडियन प्लेट था वो ऐसे था, और ये वाला पार्ट क्रैक किया ये नीचे की तरफ दागा, तो ये ऊपर उठा है। तो इसीलिए हमारा जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर छोटी छोटी तुमको माउंटेन देखने को मिलेगी, ये ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हुआ है। वेस्टर्न घाट का हाइट ईस्टर्न घाट से ज़्यादा है, याद रखिएगा। और हाइट ज़्यादा, किसी हाइट से अगर कोई जो है रिवर गिरती है तो एस्चुअरी बनाती है, ये याद रखना है। रिवर सिस्टम में हम लोग ये अध्ययन करेंगे, लेकिन ये याद रखना है। ये भी हमने दे दिया है कि ये कोंकण कोस्ट है, ये मालाबार है, ये भी याद रखना है आप लोगों को। ये तमाम तरह की चीज़ें हमने आज जो है माउंटेन्स बिल्डिंग में इंडियन माउंटेन के ऊपर डिस्कस किया। हमने सारी चीज़ें अध्ययन कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में माउंटेन के ऊपर ही वर्ल्ड के माउंटेन के बारे में थोड़ी सी अध्ययन करेंगे। वर्ल्ड में कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कहाँ हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हम इस वीडियो में माउंटेन्स और प्लेट्यूज के लोकेशन बताए जाएंगे। कौन सा माउंटेन्स कहाँ है, किस देश में है, किस राज्य में है, और कौन सा प्लेट्यूज कहाँ है, उसका निर्माण कैसे हुआ। तो हमारा जो आने वाला वीडियो है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। मुझे आशा है कि आप लोग की तैयारी बहुत मस्त चल रही है, बहुत इंजॉय से तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा जंक्शन से जुड़ने के लिए और हमारे क्लासेस को करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए मैं शिवांशु आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, थैंक यू।